छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा का विषय हिंदी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक विषय के कई उपविषय होते हैं। आज जिस उपविषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वह कक्षा 9 का अनुस्वार और अनुनासिक है। विषय के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि आप जब भी इस वीडियो को देखें अपने साथ अपनी कॉपी और पेन रखें, जिससे आपको विषय की जानकारी मिले और आपको बेहतर समझ में आए। आज के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं अनुस्वार और अनुनासिक। पहले हम अनुस्वार को जानने का प्रयास करेंगे। अनुस्वार जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। आज हम अनुस्वार के प्रयोग और स्वरूप के बारे में जानेंगे। आज जैसे कि आपके सामने हमने दो नियम आपको बताए हैं। अनुस्वार हम म हलंत के स्थान पर भी प्रयोग कर सकते हैं और अनुस्वार का प्रयोग हम वर्ग का पांचवा वर्ण यदि हलंत में है यानी वो आधा है तो उसके स्थान पर भी हम क्या कर सकते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। अनुस्वार के दो नियम हैं, इन्हें हम वर्ण विच्छेद के आधार पर भी समझ सकते हैं। जैसे कि पहला नियम, अनुस्वार के स्थान पर हम म हलंत का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने संसार शब्द का वर्ण विच्छेद किया है। अब यहां पर हमारे पास म हलंत आ गया है और म हलंत के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कहां, म हलंत के पिछले वाले यानी उससे पूर्व वाले वर्ण के ऊपर, अर्थात जो हम शब्दों के ऊपर ये लाइन मारते हैं इसे हम शिरोमणि रेखा कहते हैं। और हमेशा अनुस्वार म हलंत के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा, परंतु अपने से पिछले या पूर्व वाले वर्ण पर किया जाएगा। पहला नियम ये है। दूसरा नियम हमने कहा कि वर्ग का पांचवा वर्ण, उसके लिए उदाहरण देखिए। यदि किसी वर्ग का कोई भी वर्ण अनुस्वार के बाद होता है, जैसे कि यहां पर अनुस्वार के बाद त वर्ण, त वर्ग का त वर्ण है, तो इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, न हलंत का प्रयोग करते हैं। अब न हलंत जहां भी होगा वहां भी आप क्या कर देंगे, क्योंकि हमने कहा वर्ग का पांचवा वर्ण न हलंत है, तो न हलंत के स्थान पर क्या किया जा सकता है, अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये दो नियम हमारे पास हैं कि हम एक तो क्या कर सकते हैं, यदि शब्द में म हलंत दिखेगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वर्ग, किसी भी वर्ग का आपको पांचवा वर्ण दिखेगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जहां पर आपको पांचवा वर्ण हलंत रूप में दिखेगा या फिर म हलंत रूप में दिखेगी तो उसके पिछले या पूर्व वाले वर्ण पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ये आपको समझना होगा। इसका आपको लिखकर भी मैंने बताया है। दूसरा नियम देखिए, यदि अनुस्वार के बाद किसी वर्ग का वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग के यानी सेम वर्ग के पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, ये 5 वर्ग हैं हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। वर्ग का हम अर्थ लगाते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो। यानी इस तरीके से आप देखिए कि ऐसे में भी ये 5 वर्ग हैं, ऐसे में भी 5 हैं, ऐसे में भी, यानी चारों तरफ से ये चारों भुजाएं समान है, इसलिए हम इन्हें वर्ग कहते हैं। इसे इंग्लिश में आप स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस नियम को और बेहतर समझने के लिए आप देखिए कि जैसे हमने लिखा कंगन, या फिर हम इस रूप, ये तो इसका क्या है, अनुस्वार रूप है, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। यानी ग का पांचवा वर्ण ग हलंत होना जरूरी है। अगर किसी वर्ण में किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आपको दिखता है, यानी इन पांचों में से कोई भी वर्ग दिखता है, तो उसके स्थान पर उससे पिछले वाले वर्ण पर आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहां पर देखा। इसी तरीके से यहां देखिए चंचल, और बेहतर समझने के लिए अब यहां देखो, चा का पांचवा वर्ण क्या आ गया, ये इसी क्रम में होने चाहिए। यानी ये जो पांचवा वर्ण है उसके आगे उसी वर्ग का कोई भी, यहां तो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा या स्वयं पांचवा भी होगा तो भी आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये नियम नहीं है तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आपके अर्थ शब्द को शुद्ध रूप अशुद्ध रूप देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपको जो
प्रश्न पूछे जाएंगे वो यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में आप अनुस्वार का प्रयोग करें या फिर किन किन शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप कैसे निर्धारण करेंगे? आप इन दोनों नियम के आधार पर निर्धारण करेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया। अब और उदाहरण आप देखिए कि ये उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं और इनके आगे इनका इसी वर्ग का वर्ण है, इसलिए इनका अनुस्वार रूप ये होगा। तो ये था आपका जाना किस प्रकार से हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। और अब हम इसकी दूसरी स्थिति के बारे में जानेंगे कि किस स्थिति में हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए पहले कि यदि पंचम वर्ण हलंत हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाएगा तो इस स्थिति में भी हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा कि यदि पंचम वर्ण हलंत हो और उसके बाद उसी वर्ग का पंचम वर्ण आएगा तो भी हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें एक और स्थिति है कि यदि पंचम वर्ण हलंत हो और उसके बाद य, ह, वो आएगा तो इस स्थिति में भी आप अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि उसके मूल रूप में ही उसे लिख देंगे। अनुस्वार के बाद हमारे पास अगला बिंदु आता है अनुनासिक या चंद्र बिंदु। अनुनासिक जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख या मुंह से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार में अर्थ के आधार पर हम ये देखते हैं अर्थ के आधार पर कि उच्चारण में भिन्नता है। जिन वर्णों के उच्चारण में नाक से अधिक मात्रा निकलती है वहां पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे और जहां पर मुख से ज्यादा वायु निकलेगी वहां अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे कि दोनों के नियम एक ही जैसे हैं। म हलंत के स्थान पर क्या होता है? अनुनासिक का प्रयोग, और वर्ग का पंचम वर्ण होगा तो भी प्रयोग हो जाएगा अनुनासिक का। तो अब अनुनासिक और अनुस्वार कहां पर अनुनासिक होगा और कहां पर अनुस्वार होगा, इसका निर्धारण उच्चारण के आधार पर तय किया जाएगा कि कहां किसका उच्चारण करते, किस वर्ण के उच्चारण करते समय वायु किस स्थान से निकल रही है, यानी मुख से निकल रही है या नाक से निकल रही है। पहला नियम का उदाहरण आप देखिए, यहां पर सांस, यहां पर हम देख रहे हैं कि वायु की जो मात्रा है वो मुख से अधिक है, इसलिए यहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है म हलंत के स्थान पर। दूसरा नियम आप देखिए कि यदि वर्ग का पंचम वर्ण हो तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, हलंत हो तो वहां पर भी हम अपने से पहले हमने पढ़ चुके हैं कि अनुस्वार का जो प्रयोग है वो पंचम वर्ण जहां पर है उसका पूर्व वर्ण के ऊपर या शिरोमणि रेखा के ऊपर उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर इसका भी आप उदाहरण देख सकते हैं। यहां पर हमने आपको समझाया पंचम वर्ण। अब ये देखिए आंचल हमने शब्द लिखा, आंचल में भी आप देख रहे होंगे कि वायु जो है वो मुख से अधिक मात्रा में निकल रही है, इसलिए यहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आगे देखिए आप कि यहां पर आंख आपके पास शब्द है, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि पंचम वर्ण उच्चारण करते समय क्या हो रहा है, मुख से ज्यादा वायु निकल रही है, तो यहां पर हम अनुनासिक का प्रयोग कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी स्वर हैं वे सभी अनुनासिक मान लिए जाते हैं क्योंकि उनके उच्चारण करते समय मुख से ज्यादा वायु निकलती है। परंतु हम देखते हैं कि हस्व या दीर्घ अ या ई को अनुनासिक स्वर नहीं माने जाते, इनके उच्चारण में नाक से भी वायु अधिक मात्रा में निकलती है। तो अब हम यहां देखते हैं कि अनुनासिक के और हम किन किन रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपके सामने उदाहरण दिए हैं जैसे पूंजीपति, लहंगा, तो इनका जो अनुनासिक युक्त रूप है वो इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे कि हम अनुनासिक का प्रयोग बहुवचन बनाने के लिए भी करते हैं। किसी भी शब्द का हम बहुवचन बना सकते हैं, जैसे हमारे पास नदी शब्द है तो हमने नदियां बना दिया, हमारे पास दवाई है तो हमने दवाइयां बना दिया। यहां पर इन चीजों को देखने के लिए आप एक चीज गौर करो कि यहां नदी में बड़ी की मात्रा है और यहां जाकर वो छोटी की मात्रा हो गई। तो आपको ध्यान देना होगा जब अनुनासिक का प्रयोग बहुवचन बनाने के लिए किया जाएगा तो पहला जो दीर्घ स्वर है वो हस्व कर दिया जाता है और उसे लिख दिया जाता है। इकारांत उकारांत को जब हम बहुवचन में बनाते हैं तो उनके स्थान पर हस्व मात्रा का प्रयोग किया जाता है।
इसमें एक और नियम होता है कि जितने भी स्वरों की मात्रा शिरोमणि रेखा से ऊपर लगती हैं वहां पर अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जाता बहुवचन बनाने के लिए, बल्कि अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका अनुनासिक और अनुस्वार। अब और बेहतर समझने के लिए हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे तो हमें स्पष्ट तरीके से यह विषय समझ में आएगा। थैंक यू।